नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, जिसमें से आई कैप ने 20 to 30 मार्क्स दिए। अच्छा, आई कैप ना अपने नंबरों की वायलेशन नहीं करता, ऐसा कर सकता है। इसमें 3 चैप्टर है टोटल हमारे। एक तो ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक टॉपिक IAS 8 है और एक टॉपिक IAS 7 है। अब खामोश हो जाए। पहले ये पुरानी स्कीम के हिसाब से यहाँ पर कुछ और चैप्टर होते थे, लेकिन अब ये चेंज हो गया। तो ये 3 चैप्टर्स हैं और 20 to 30 मार्क्स है। लास्ट टाइम जब ये टॉपिक हुआ करता था जिसमें 3 चैप्टर थे, तब मोस्टली इसमें से 27, 28, 30 के राउंड अबाउट मार्क्स आते थे। और अब भी मुझे लगता है कि ऐसा ही होना है, मिनिमम 20 मार्क्स तो आने ही आने हैं, तो ये 30 तक ही जाएगा। अगर इसमें से 2 क्वेश्चन वो पूरे करता है ना, तो फिर 25, 28, 30 तक ये चला जाएगा। चैप्टर 3 है और जिसमें ये पहले 2 चैप्टर ऑलमोस्ट एक जैसे, मतलब हम दोनों में से मोस्टली इकट्ठा ही सवाल आएगा। पॉसिबल है अलग अलग आ जाए, बट मोस्टली इकट्ठा ही आता है। और जब यहां से बड़ा सवाल आएगा तो फिर तो इकट्ठा ही आएगा। और साथ ये IAS 7 है। IAS 7 के बाद एक नई अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब आगे फॉर्मेट वाली अकाउंटिंग आ जाती है। जनरल एंट्रीज कम पास होती हैं, मेन फॉर्मेट वाले सवाल आ जाते हैं। तो अभी हम ये चैप्टर आपकी इस बुक के हिसाब से 8 बनता है। वैसे ये चैप्टर कोई भी हो, मेन टॉपिक देखा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये थोड़ा सा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बचपन में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं तो आप लोग जब फाइनल अकाउंट का सवाल करते थे तो वहां एक इक्विटी का कॉलम बनता था। तो जब आप करते थे कि यहां पर लिखते थे कैपिटल, प्लस करते थे इसके अंदर नेट प्रॉफिट और माइनस करते थे ड्राइंग्स। आपके पास जो आंसर आता था उसको आप कह सकते हो क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग इक्विटी। यही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, बट ये इंडिविजुअल लेवल पर, और हमारे सिलेबस में कंपनी लेवल पे। तो कंपनी लेवल में सबसे पहले कि वो अलग से ड्राइंग्स का वर्ड निकाल के इसकी जगह डिविडेंड इस्तेमाल करता है। कंपनी में ड्राइंग्स का लफ्ज नहीं होता। और नेट प्रॉफिट को एक रिटेन्ड अर्निंग के हेड के अंदर एडजस्ट कर देता है, उसके अंदर ऐड कर देता है। कैपिटल का नाम शेयर कैपिटल बोलता है, सिर्फ कैपिटल नहीं बोलता। मतलब इंडिविजुअल लेवल को कंपनी लेवल पर अब हमने लेकर जाना है। तो कंपनी लेवल पे इक्विटी बहुत बड़ी चीज है, बड़े ज्यादा एलिमेंट है उसके। जैसे इसके अंदर तो हमने सिर्फ 3 ही बातें लिखी है ना, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग। मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मतलब फर्दर कैपिटल आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल जिसे हम कहते हैं। तो अब हमने देखना है कि कंपनी लेवल के ऊपर इक्विटी का क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम इक्विटी नहीं है, चेंजेस इन इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर, इक्विटी का थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इक्विटी है क्या। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर ही है, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर ही है। बट अगर हम और देखें कि इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं। इक्विटी में चीजें पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ लें, जो टर्म्स हमें काम आएंगे।
एक दफा पेपर में वर्ड आ गया ऑथोराइज्ड कैपिटल, अब ये आप सबको पता होना चाहिए ऑथोराइज्ड कैपिटल होता क्या। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब ये है कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू करेगी, अमाउंट एंड नंबर। एक कंपनी, पता है ना, कंपनी शेयर इशू करती है, उनको फिर पैसा मिलता है, शेयर इशू करेंगे, लोग खरीदेंगे, पैसा कंपनी में चला जाएगा, और इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब यह है कि एक कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज करेगी ओवर द लाइफ। क्या ये ऑथोराइज्ड कैपिटल चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल बताया हो, इसका मतलब होता है वो मैक्सिमम लिमिट, जिस लिमिट तक कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, या जिस हद तक कंपनी ने अपना कैपिटल रेज करना है। तो मैक्सिमम लिमिट है ये, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स या कैपिटल दैट एनी कंपनी will be raised over its life। ये लिमिट चेंज हो सकती है, अगर कंपनी अब ग्रो कर रही है तो वो बाद में ये लिमिट चेंज कर सकती है। सिंपल अभी आपने ये समझना है कि ये वो मैक्सिमम लिमिट है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो इसकी हम एंट्री क्या पास करें? नो रिकॉर्डिंग, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। रिकॉर्डिंग का मतलब है जर्नल एंट्री पास कर रहे थे, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं। और अगर इसकी जर्नल एंट्री नहीं तो क्या ये किसी लेजर में जाएगा? और अगर लेजर नहीं है तो क्या ट्रायल बैलेंस में जाएगा? ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कहीं नहीं जाएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन पांचों एलिमेंट को कहते हैं। हमने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन हुआ है। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो उसका मतलब होगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी, फाइनेंशियल पोजीशन भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी, नोट्स भी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो पांचों चीजें आती हैं। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आता। मैक्सिमम क्या होता है कि ये आप लोग फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक अलग से डिस्क्लोज कर देते हो, कहीं भी जाकर डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन इसको किसी जगह लिखना, पेपर में ये एक दफा आ गया तो बहुत सारे बच्चों ने ओपनिंग कैपिटल लिख दिया था, ब्रॉड ऑन के अंदर लिख दिया था, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में पता चल गया कि इसका कुछ भी हमने, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि एक कंपनी ने मैक्सिमम कितने शेयर इशू करने हैं। फिर उसके बाद जब कंपनी अपना कैपिटल ऑथराइज करवा लेगी कि अच्छा जी मैंने मैक्सिमम इतना कैपिटल इशू करना है, पब्लिक को देना है, पब्लिक से पैसे इतने लेने हैं, उसके बाद अगला काम क्या होता है? अब हम उन सारी टर्म्स पे नहीं जा रहे क्योंकि हमारी बुक में वो टर्म्स अब लिखी नहीं हुई, पुरानी बुक में होती थी, अब हमारी बुक में वो टर्म्स नहीं। अब हमारी बुक में सीधी सीधी टर्म्स है, डिविडेंड क्या है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। पहले होता था रेवेन्यू कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है। अब वो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें भी डायरेक्ट वही चीजें पढ़नी है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फिर इसके बाद कंपनी ना अपने शेयर इशू करती है। जब शेयर इशू करती है ना तो लोग उसको सब्सक्राइब करवाते हैं। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? वो टोकन जमा करवाना कि भाई हमने शेयर खरीदने हैं। फिर जब सब्सक्राइब करवा लेगी कंपनी, और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब नहीं कि जितने कंपनी ने सोचा है उतने ही इशू कर देगी, नहीं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी कहती है मैंने 1000 शेयर इशू करने एट द रेट ऑफ 10 ईच, ऑथराइज करवा लिए। हो सकता है कंपनी अभी 400 शेयर इशू करे, 600 इशू करे, 200 इशू करे, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितने शेयर इशू करेगी।
अब सपोज दैट इसमें से 400 कंपनी ने मार्केट में इशू कर दी। अब लोगों ने हो सकता है 300 सब्सक्राइब करवाए हूं, हो सकता है 600 सब्सक्राइब करवा दिए, हो सकता है 200 सब्सक्राइब करवा दिए। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद पेड अप की बात आती है, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि अब लोगों ने पैसे देकर शेयर एक्चुअल में खरीद भी लिए। अगर तो 400 से कम सब्सक्राइब हुए, फिर तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब करवाए सबको मिल जाएंगे, और अगर 400 से ज्यादा सब्सक्राइब करवाए फिर बैलेटिंग होगी कि किस बंदे को कितने शेयर मिलेंगे। वो क्योंकि कंपनी ने तो 400 शेयर इशू किए हैं, तो इस तरह से इसका हमारी अकाउंटिंग के साथ, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के साथ कोई कहानी का ताल्लुक नहीं है। ये आप लोग पढ़ोगे कंपनी लॉ के अंदर। कुछ लोगों ने अगर पढ़ रहे होंगे तो पढ़ चुके होंगे, कुछ लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर ये बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे कि किस तरह से ये एक ट्रेल होती है, कि किस तरह से आपने शेयर इशू करने हैं, कैसे लोगों ने पैसे देने हैं। वहां इवन के एंट्रीज भी पढ़ोगे शायद, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये है कि भाई साहब पेड अप से आगे के सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स। अब अगर हम बात करें इक्विटी की, इक्विटी के एलिमेंट की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वो शेयर्स होते हैं जिससे लोगों को ऑनरशिप मिलती है। मतलब अगर आप ये कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर खरीदोगे तो आप कंपनी के मालिक बन जाओगे। है शेयर होल्डर, लफ्ज क्या है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसे कहते हो? हिस्सेदार। तो जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं ये बेसिकली ऑनर्स, इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। दूसरी बात, इनको वेरिएबल डिविडेंड मिलता है। वेरिएबल डिविडेंड का क्या मतलब है? बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर इनके पास वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट से मुराद ये है कि जब भी कंपनी में कोई बड़ा काम हो, बड़े डिसीजंस हो, उससे पहले वोटिंग करवाई जाती है। तो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो वोटिंग करते हैं, मतलब वो डिसीजन लेने में कहते हैं ये करना है या नहीं करना। उसके बाद इनमें दो और प्रॉब्लम होते हैं। वो दो प्रॉब्लम ये हैं कि इनको जो डिविडेंड मिलता है ना, वो सब कुछ माइनस करने के बाद मिलता है। मतलब नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद। वो दो बातें अभी आप ना लिखें, दो बातें कोई जगह छोड़ दे, लेकिन अभी लिखें ना, क्योंकि अभी आप लिख लें प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल वो लोग होते हैं जिनको प्रेफर किया जाता है डिविडेंड देते वक्त। पहली बात तो लिखो कि प्रेफरेंस डिविडेंड इनका फिक्स डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का फिक्स डिविडेंड होता है। नंबर 2, नो वोटिंग राइट। इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। अब दोनों को हम देखते हैं। अब जब नेट प्रॉफिट फाइंड हो गया, अब बारी है डिविडेंड की। अब पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी,
फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। अगर हम इनकी वो डिफरेंस की बात करें तो इसमें प्रेफर किया जाता है, इनको प्रेफर टू पे डिविडेंड, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को जो डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड पेड आफ्टर पी डिविडेंड लिख लो। और क्या फर्क है इसके अंदर, जब कंपनी अगर अल्लाह ना करे कंपनी डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व का पता है, कंपनी खत्म हो जाए, अब कंपनी के जो एसेट्स हैं, नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जाहिर सी बात है वो मालिकों को जाएंगे। अब वो भी पहले अपना जो शेयर्स या कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों ने, वो अपना हिस्सा निकालेंगे। मिसाल के तौर पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों ने 2 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और इक्विटी होल्डर ने यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। अब नेट एसेट्स बच गए 6 लाख, कंपनी डिसॉल्व हुई तो नेट एसेट्स बच गए 6 लाख। अब पहले 2 लाख वो यहां से अपना निकालेंगे पी शेयर्स वाले, बाकी ये जो 4 लाख है अब ये जाएगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। डिविडेंड देते वक्त भी उनको प्रेफर किया जाता है, और ड्यूरिंग लिक्विडेशन नेट एसेट्स का जो राइट होता है या नेट एसेट्स को जो जिसने उन्हें ले जाने हैं वो भी किसका राइट होगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों का, लेकिन उनका डिविडेंड फिक्स होता है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले ज्यादा खुश होंगे, कम प्रॉफिट होगा तो प्रेफरेंस वाले ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स होता है। तो नेट राइट ऑन नेट एसेट्स, राइट ऑन नेट एसेट्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। ये मैं ऑर्डिनरी शेयर्स क्या लिख रहा हूं, राइट ऑन नेट एसेट्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर या पी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या लिखोगे फिर, राइट ऑन राइट नेट एसेट्स प्रेफर देम, इनको प्रेफर किया जाएगा। ये तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर में और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर में। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स 2 टाइप के होते हैं। अभी जो हमें पता होना चाहिए बस, ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं, और उनमें राइट फर्क क्या है, वोटिंग राइट का, डिविडेंड का, नेट एसेट्स का और डिविडेंड के ऊपर राइट का। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर 2 टाइप के होते हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल नाम से ही पता है, रिडीम का मतलब होता है जैसे हमने कंपनी से कोई शेयर खरीदे और कंपनी ने कहा भाई 5 साल बाद शेयर वापस कर जाना, अपने पैसे ले जाना, दैट इज रिडीमेबल। हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी ही वापस ले ले हमसे, वो हमें ऑप्शन दे के भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद शेयर वापस दे जाना, अपने पैसे ले जाना, तो ऐसे शेयर्स को बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा वैसे ना हम कहते हैं कि अच्छा कंपनी के शेयर तो हम कभी भी बेच सकते हैं, वो जो कंपनी के शेयर बेचने और खरीदने की बात होती है ना, वो कंपनी के साथ नहीं होती, वो स्टॉक एक्सचेंज में होती है।
वो ऑनरशिप चेंज हो रही होती है, कंपनी को कुछ नहीं हो रहा होता। जैसे अगर मेरे पास कोई शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, मैं कंपनी का कहता हूं कि बस मैंने शेयर बेच देने हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा, मैं बेचूंगा, कोई और खरीद लेगा। कंपनी को जो पैसा जा चुका है वो जा चुका है। अब जो हमारे दरमियान में लेन देन हो रहा है ना, उसके साथ कंपनी का कोई लेना देना नहीं। कंपनी कहेगी भाई जिसके पास शेयर होंगे मैंने उसको डिविडेंड दे देगा, जो मेरे पास जिस बंदे का अकाउंट होगा ना, मैंने उसके अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर कर दे, वो चाहे आप अपने पास शेयर रखो या ट्रांसफर कर दो। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, वो कंपनी खुद वापस शेयर खरीद लेती है। ऐसे शेयर्स को किस हेड में लिखते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में। इसको शेयर्स वो मानते ही नहीं है। कहां लिखते हैं उसको? नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं उसको, वो इक्विटी मानते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदो, बेचो, आग लगा दो, इक्विटी के ऊपर कोई फर्क। आप हम पढ़ के आ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? चेंजेस इन इक्विटी। एक चीज इक्विटी है ही नहीं, अगर उसका खरीदो फरोख्त हो रही होगी तो इक्विटी के अंदर कोई चेंज जो है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसको स्टैंडर्ड कहता है ये है इक्विटी। जो ऑर्डिनरी शेयर्स है वो सारे इक्विटी हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स सारे ही इक्विटी हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी, और इररिडीमेबल होंगे तो इक्विटी। क्लियर होगी बात? अब अगर आप कंपनी से, कंपनी इररिडीमेबल पी शेयर इशू करेगी तो इसका मतलब है इक्विटी में फर्क आएगा, उसका डिविडेंड देगी, इक्विटी में फर्क आएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के साथ जो कुछ मर्जी होता रहे, इक्विटी के एलिमेंट के अंदर कंसीडर नहीं। तो इक्विटी के दो एलिमेंट हमने पढ़ लिए, एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये पहला है, ये पहला है, मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल इशू करोगे या उसके साथ जो कुछ भी मसला आएगा इक्विटी के अंदर चेंज आएगा। और उसके बाद है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जी, ये शेयर होल्डर के पास रहते हैं, अगर शेयर होल्डर थक गए वो किसी और को बेच देंगे, ऑनरशिप चेंज हो जाएगी, मतलब कंपनी वापस, इररिडीमेबल का मतलब है कंपनी ने इशू कर दिए तो कर दिए। हाँ, आगे एक रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं। ये सर रिडीमेबल पे वो डिविडेंड देती है कंपनी? बिल्कुल, डिविडेंड तो देती है, जिसके पास शेयर है डिविडेंड मिलेगा उसको। रिडीमेबल जो उसका डिविडेंड है ना रिडीमेबल का, उसको हम फाइनेंस कॉस्ट में डील करते हैं। हाँ जी, उसके बाद एक लफ्ज पढ़ोगे आप, राइट शेयर्स, बल्कि अभी एक लफ्ज पढ़ लो, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। या इसे बोलते हैं न्यू शेयर्स। इनिशियल पब्लिक ऑफर या नया शेयर इशू करेंगे। अब हम आ गए इक्विटी चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, साथ साथ चेंज इन इक्विटी भी हो जाएगा, साथ साथ जनरल एंट्रीज भी हो जाएंगी। इनिशियल पब्लिक ऑफर या न्यू शेयर, जब नया शेयर इशू करेंगे तो तीन तरह से इशू होते हैं। एक होता है शेयर की फेस वैल्यू, जिसको आप पार वैल्यू भी बोलते हो। हम अज्यूम करते हैं एक शेयर 100 रुपए का है। अब कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो 100 रुपए वाला शेयर अगर 100 रुपए में इशू करेगी, 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में इशू करेगी, या ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए वाला शेयर 120 रुपए का इशू करेगी, बिल्कुल हो सकता है। 100 रुपए वाला शेयर 90 रुपए में इशू हो, ऐसे भी हो सकता है। इसको बोलते हैं कि जब नया शेयर इशू करेगी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। फेस वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं 100। अब नया जो शेयर इशू करेंगे वो एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है,
एट डिस्काउंट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। अगर तो 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में इश्यू किया, एंट्री पास होगी कैश या बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैश या बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 100 रुपीज, इसमें 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में इश्यू किया। प्रीमियम का हमेशा याद रखें, फेस वैल्यू से ऊपर वैल्यू पे अगर हम शेयर इश्यू करेंगे उसे शेयर प्रीमियम बोलेंगे, कम पे करेंगे तो शेयर डिस्काउंट बोलेंगे। पार वैल्यू से अबव पे शेयर प्रीमियम और कम पे शेयर डिस्काउंट। अगर आप 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में पब्लिक को दे रहे हो तो पता है एंट्री क्या पास करोगे, आपके पास पैसे कितने आएंगे, आपके पास पैसे कितने आएंगे 120। बट आप लोगों का याद रखना है शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा पार वैल्यू से डेबिट क्रेडिट होता है, हमेशा। डेबिट कब जब कभी होगा तो भी पार वैल्यू से, क्रेडिट होगा तो भी पार वैल्यू से। अगर डिफरेंस आ गया तो शेयर प्रीमियम, क्या बोलेंगे उसको, शेयर प्रीमियम। तो नया शेयर इशू करने पे जो 100 रुपए वाला शेयर हम 120 रुपए में इशू करेंगे तो हमारे पास 120 बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो हमारे पास 120 ही है ना। शेयर कैपिटल कितना था 100 रुपया, और जो 20 रुपए थे वो क्या था शेयर प्रीमियम। अब अगर आप 100 रुपए वाला शेयर 90 रुपए में इशू करोगे, पैसे कितने आएंगे, बैंक डेबिट 90, शेयर कैपिटल क्रेडिट ये हमेशा 100 से, शेयर डिस्काउंट या शेयर प्रीमियम, शेयर डिस्काउंट भी कह सकते हैं, शेयर प्रीमियम को डेबिट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूं, अभी आप पहले लिखें शेयर प्रीमियम, बाकी स्लैश में लिखें रिटेन अर्निंग 10 रुपए, ये डेबिट ही हो रहा है। इसका मतलब सुन लें, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है इसका। जब भी शेयर डिस्काउंट पे इशू करेंगे ना तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास पहले कोई शेयर प्रीमियम मौजूद है। अगर तो शेयर प्रीमियम मौजूद है तो शेयर प्रीमियम डेबिट करेंगे। डेबिट करने का मतलब है उसमें से माइनस करेंगे। डेबिट करने का क्या मतलब है, उसमें से माइनस करेंगे। और पहले ये देखेंगे कि अगर शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है तो 10 रुपए शेयर प्रीमियम डेबिट होगा, और अगर शेयर प्रीमियम नहीं पड़ा तो फिर आप रिटेन अर्निंग डेबिट कर दो। रिटेन अर्निंग बेसिकली प्रॉफिट, कि वो आगे जाकर रिटेन अर्निंग भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये बात याद रखनी है। बाकी दोनों एट पार पे करोगे तो सीधा सीधा कैश टू कैपिटल, प्रीमियम पे करोगे तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और अगर डिस्काउंट पे करोगे तो पहले देखना है शेयर प्रीमियम मौजूद है तो शेयर प्रीमियम डेबिट उस डिफरेंस से, अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो रिटेन अर्निंग डेबिट। ठीक होगी बात। और ये एंट्रीज मैंने सुननी भी है या आप बोर्ड पे लिखवा लेनी। ये सारी एंट्रीज जो है ना, एंट्रीज के बगैर आपको पता है अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है। उसके बाद हमारे पास आता है बोनस शेयर। बोनस का मतलब ही क्या है, बोनस फ्री में शेयर दे देना, विदाउट कैश दे देना। शेयर इशू विदाउट कैश या विदाउट कंसिडरेशन। आपने शेयर इशू कर दिए, लोगों को शेयर दे दिए, लेकिन पैसे उसे नहीं लिए। जब आप बोनस देते हो ना तो बोनस दो तरह से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर को ना डिविडेंड देना होता है, तो आप कहते हो यार आप पैसे ना लो, उसके बदले शेयर ले लो। पैसे ना लो,
तो अगेंस्ट डिविडेंड, किसके बदले? डिविडेंड। इसलिए मैं इस डेफिनेशन के हमेशा खिलाफ हूं कि ये विदाउट कंसिडरेशन ही होना चाहिए, विदाउट कैश होनी चाहिए डेफिनेशन, क्योंकि कंसिडरेशन तो है, आप डिविडेंड के बदले दे रहे हो, बट बुक के अंदर यही लिखा हुआ है शेयर इशू विदाउट कंसिडरेशन। असल डेफिनेशन है शेयर इशू विदाउट कैश, लेकिन हमने जो वही लिखना है जो बुक में लिखा हो। और अदर देन डिविडेंड, और अगर साइलेंट होगा तो क्या समझा जाएगा? अगर साइलेंट होगा तब भी अदर देन डिविडेंड समझा जाएगा, डिविडेंड वाला हमेशा वो बताएगा। अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, और दूसरा बोनस शेयर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, ऑलवेज इश्यूड एट पार, कभी भी ये प्रीमियम डिस्काउंट का चक्कर इसमें नहीं आएगा, प्रीमियम और डिस्काउंट का चक्कर इसमें बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक होगी बात? चले जी, अगर तो अगेंस्ट डिविडेंड है तो इसकी एंट्री पास होगी जनाब रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। 100 ही लिख लेते हैं। अगर तो डिविडेंड दे रहे हो, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से देते हैं, ये बात याद रखनी है, डिविडेंड हमेशा रिटेन, क्योंकि डिविडेंड होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट किस में पड़ा होता है आपका? रिटेन अर्निंग के अंदर। तो अगर रिटेन अर्निंग नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं होगा, रिटेन अर्निंग है तो डिविडेंड है, रिटेन अर्निंग नहीं है तो डिविडेंड नहीं है। अदर देन डिविडेंड अगर बोनस देते हो तो उसकी एंट्री पास होती है शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल, अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो रिटेन अर्निंग से दे देंगे। जो डिविडेंड है ना वो रिटेन अर्निंग के अलावा किसी से नहीं दिया जा सकता। अगर आपका जो शेयर कैपिटल है अदर देन डिविडेंड है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम डेबिट, और अगर शेयर प्रीमियम है ही नहीं पहले से तो फिर क्या एंट्री पास हो जाएगी? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। या शेयर प्रीमियम कम है तो जितना शेयर प्रीमियम है शेयर प्रीमियम डेबिट, बाकी की अमाउंट शेयर रिटेन अर्निंग डेबिट। ठीक होगी बात? चलिए बाकी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। तो ये थ्योरेटिकली आज खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा, और अगले 2 दिन हमने इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।